चैनल पर आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं, शब्द निर्माण विधि से हम संधि पढ़ने वाले हैं। वास्तव में दो शब्द मिलकर कैसे एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये आज आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब स्वर वर्ण के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात प्लस के इधर भी स्वर हो और प्लस के इधर भी स्वर हो, दो स्वर मिलते हैं तो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी अवरोध के उच्चरित हो ऐसी ध्वनियों को स्वर कहते हैं। 11 स्वर हिंदी में होते हैं। ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। ये 11 स्वर हिंदी में होते हैं। इन 11 स्वरों में प्लस के इधर कौन सा स्वर है और प्लस के इधर कौन सा स्वर है, इस आधार पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखना। आप एक नया तरीका सीखने वाले हैं संधि पढ़ने का। गुण संधि में 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो ए हो जाता है, यानी कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर हो, तो दोनों मिलकर एक का निर्माण करेंगे। ऐसे ही इधर ए या आ हो और इधर ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ का निर्माण करेंगे। इधर ए या आ हो और इधर री हो तो अर का निर्माण करेंगे। ए या आ कॉमन है। आप देख रहे हैं कि प्लस के इधर तो ए या आ है और प्लस के इधर अगर ई या बड़ी ई हो तो ए का निर्माण होगा, ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ का निर्माण होगा और री हो तो अर का निर्माण होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं शब्द निर्माण विधि क्या होती है, इस बारे में समझते हैं। ध्यान से देखना। नर और इंद्र दो शब्द आपके पास में है। प्लस के इधर आप ई आसानी से देख सकते हैं, लेकिन प्लस के इधर आपको क्या दिख रहा है? रे दिख रहा है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, पहले के वीडियोज़ में भी आपको अच्छे से समझाया है कि जितने भी व्यंजन होते हैं वह स्वर की सहायता से बने हुए होते हैं। ये आपके व्यंजन है। ये सभी इन सभी व्यंजनों का निर्माण स्वर की सहायता से होता है। जैसे कि क व्यंजन है तो क व्यंजन का निर्माण कैसे होगा? क हलंत में अ स्वर जुड़ने से क का निर्माण होगा। ख हलंत में अ स्वर जुड़ने से ख का निर्माण होगा। हलंत क्या होता है? किसी भी व्यंजन का आधा स्वरूप, अर्ध स्वरूप, यानी आधा ख हो गया, आधा क हो गया, आधा च हो गया। जैसे उच्चारण में आधा च आता है ना, तो आधा च का मतलब क्या होता है? च हलंत होता है। अब च हलंत में अगर ए स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण च का निर्माण हो जाएगा। तो जितने भी व्यंजन है वे व्यंजन आपके स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर से बने हुए होते हैं। अब आप एग्जाम्पल पर आओ। र एक व्यंजन है। र व्यंजन में आपने देखा कि र व्यंजन र हलंत और ए से बना होता है। तो र व्यंजन को मैं र हलंत और ए में विभाजित कर देता हूं। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्लस के इधर ए है और प्लस के इधर ई है। दोनों तरफ स्वर है, अर्थात यहाँ पर स्वर संधि है। फिर आप देख रहे हैं कि ए के बाद में ई आ रही है। ए के बाद में अगर ई आए तो ये गुण संधि के नियम में आ गया और ये दोनों मिलकर एक का निर्माण करेंगे। यानी कि इधर ए है और इधर ई है तो ये दोनों मिलकर आपके एक का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों के स्थान पर ए आ जाएगा। अब आप देखो, न का न ऐसे कैसे आ गया? र हलंत में ए जुड़ेगा। तो र हलंत में ए कैसे जुड़ेगा? मात्राएं कैसे लगती है, जो स्वर है वो कैसे मात्राओं के रूप में लगते हैं, इसके बारे में मैंने पहले की वीडियो में भी बताया। आज थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि क है, क की कोई मात्रा नहीं होती, उसमें ए स्वर छिपा हुआ होता है और पूर्ण क का निर्माण करता है। लेकिन काम में आपने देखा कि क हलंत के अंदर आ स्वर जुड़ेगा तो वह इस स्वरूप में जुड़ेगा, इस तरह मात्रा के रूप में लगेगा। क हलंत में ई स्वर जुड़ेगा तो वह की का निर्माण करेगा, इस स्वरूप में मात्रा के रूप में लगेगा। क हलंत में जब ए स्वर जुड़ेगा तो के का निर्माण करेगा, इस तरह मात्रा के रूप में लगेगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि र हलंत में जब ए जुड़ेगा तो रेख का निर्माण करेगा, यह इस तरह मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो र हलंत में आपने एक की मात्रा जोड़ दी, आगे आधा न और द्र ऐसे का ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर आपके नरेंद्र शब्द का निर्माण हो गया। महा और उदय दो शब्द है। महाशब्द है और उदय शब्द है। महाशब्द और उदय शब्द में आपने देखा कि उदय में उ को आप आसानी से पहचान पा रहे हैं। इधर महा में हा है। हा को आप कैसे लिख सकते हैं? है हलंत और आ के रूप में लिख सकते हैं। अब
इधर आ देख लिया आपने और इधर ऊ है, तो इधर आपने आ देखा और इधर ऊ है, तो गुण संधि के नियमों में आता है। और आ के बाद में अगर ऊ आ रहा है तो आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे, तो आ और ऊ मिलकर इस ओ का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों के स्थान पर ये ओ लिख देंगे। मैं आपके ऐसे के ऐसे आ गया। है हलंत के अंदर ओ की ओ स्वर जुड़ेगा तो किस रूप में जुड़ेगा? इस तरह मात्रा के रूप में जुड़ेगा, हो के रूप में जुड़ेगा। आगे द और ये को अपन ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, तो ये महोदय शब्द का निर्माण हो गया। अभी भी आपके अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले का जो वीडियो है संधि की परिभाषा एवं प्रकार, उसमें मैंने संधि की परिभाषा बताई है और मात्राओं के बारे में बताया, वर्ण के बारे में बताया, स्वर के बारे में बताया, व्यंजन के बारे में बताया, बेसिक बताया। वहां पर जाकर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने जितना हो सकता है उतना आपको मात्राओं का लगना और स्वर के रूप में विभाजित होना दोनों बताएं। दो बातें हैं देखो कि अपन क्या कर रहे हैं कि हा है, हा में से अपन क्या कर रहे हैं कि हा में से अपन स्वर को अलग कर रहे हैं। तो आ स्वर को अलग कर लिया तो है हलंत हो गया। है हलंत में जब आ स्वर जुड़ेगा तो आप देखेंगे कि हा के रूप में जुड़ेगा। आ की मात्रा कैसे लगती है, ओ की मात्रा कैसे लगती है, बेसिक सा है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से महोदय शब्द का निर्माण होगा। आगे अपन देखते हैं कि महर्षि शब्द का निर्माण कैसे होता है। इधर आप देखेंगे कि महा है, तो आपने देख लिया कि महा में है हलंत और आ को अलग कर दिया। इधर री है, नियम क्या है, अगर ए या आ के बाद में री आए तो अर का निर्माण होता है। तो इधर आपने देखा आ है, इधर री है, तो ये दोनों मिलकर इन दोनों के स्थान पर अर का निर्माण होगा। अब मैं ऐसे का ऐसा इधर आ गया, है हलंत के बाद में ए और रे हलंत आ रहा है, तो है हलंत में ए जुड़ेगा तो संपूर्ण है का निर्माण हो जाएगा। अब क्या बचा, रे हलंत यानी आधा रे बचा। इस आधे रे की मात्रा इस सी पे लग जाएगी, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मात्रा लगने पर ये महर्षि शब्द का निर्माण हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना आसान है? जितने एग्जाम्पल्स को आप इस नियम की सहायता से शब्द निर्माण विधि से सोल्व करने का प्रयास करोगे, उतना ही ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को इस नियम की सहायता से सोल्व करना है। थोड़े उदाहरण मैं आपके सामने सोल्व करके बताता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। दिनेश शब्द का आप देख रहे हैं, दिन और ईस, तो ईस में आप देख रहे हैं ई है, इधर न में आप देखेंगे न को अपन न हलंत और ए के रूप में लिख सकते हैं। तो इधर ए हो गया, इधर ई हो गया। नियम पढ़ा है आपने, नियम क्या पढ़ा है कि ए या आ के बाद में अगर ई या बड़ी आई तो ए हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए के बाद में ई आ रही है तो ए हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर ए लिख देंगे। अब इधर दी का दी ऐसे कैसे आ गया, न हलंत में एक की मात्रा ने के रूप में जुड़ेगी। आपके शय इधर ऐसे कैसे आ गया, तो ये दिनेश शब्द का निर्माण हो गया। यथेच्छा शब्द, यथेच्छा शब्द में आप देखेंगे कि इधर यथा है और इधर इच्छा है। तो आप देखेंगे कि थ हलंत में मैंने आ स्वर को अलग कर लिया, इधर ई है, आ के बाद में ई आता है तो एक का निर्माण होता है। तो ये ऐसे का ऐसे आ गया। थ हलंत के अंदर एक की मात्रा लगेगी, ए स्वर जुड़ेगा, ए स्वर जुड़ने पर आप देखेंगे थे का निर्माण होगा। आधा छ और छ ऐसे कैसे इधर आ गया और ये यथेच्छा शब्द का निर्माण हो गया। नव और उदय, नव और उदय में आपने देखा वह हलंत और ए के रूप में मैंने वह को विभाजित कर दिया। इधर उदय का ऊ आ गया, ए के बाद में ऊ आता है तो ओ का निर्माण होता है, गुण संधि का नियम है। तो ए और ऊ के स्थान पर ओ आ जाएगा। न इधर ऐसे कैसे आ गया, वह हलंत के अंदर ओ की मात्रा लगेगी तो वो हो गया। द और ये जो लास्ट में बचा ये इधर ऐसे कैसे आ गया, तो नवोदय शब्द का निर्माण हो गया। महा में ऊर्जा जुड़ने पर क्या होगा कि इधर आ गया और इधर ऊ आ गया, आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। ये ओ है के अंदर मात्रा के रूप में लगेगा तो महौर्जा शब्द का निर्माण हो जाएगा। राज ऋषि में क्या होगा, राज और ऋषि, जय में जय हलंत और ए में विभाजित कर दिया, इधर री आ गया, ए के बाद में री आता है तो अर का निर्माण करते हैं। ए और री मिलकर अर का निर्माण कर रहे हैं और ये अर अब राज में जुड़ेगा तो आप देख रहे हैं कि रा ऐसे कैसे आ गया, जय हलंत में ये ए जुड़ेगा तो संपूर्ण जय का निर्माण हो जाएगा। फिर बचा ये रे हलंत, ये रे हलंत यानी आधा रे इस सी के ऊपर लग जाएगा, राजर्षि शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही सीतर्तु शब्द का निर्माण होगा। तो शब्द निर्माण विधि से आपने गुण संधि के नियमों को समझा। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है ताकि आपके ये पैटर्न समझ में आ जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए। ऐसे ही अपन अलग अलग वीडियो में अलग अलग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अपन
क्वेश्चंस के माध्यम से गुण संधि का अभ्यास करते हैं। ज्ञान और उदय से किस शब्द का निर्माण होगा? ज्ञान और उदय से किस शब्द का निर्माण होगा? तो आपने अभी गुण संधि के नियम को पढ़ा है, तो गुण संधि के नियम को ध्यान में रखकर ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए। सभी संधि को पढ़ लेंगे, तब अपन मिक्स क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। ज्ञान और उदय से किस शब्द का निर्माण होगा? तो आपने देखा है कि न है, न को हम किस रूप में लिख सकते हैं? न को हम न हलंत और ए के रूप में भी लिख सकते हैं। न हलंत और ए के रूप में न को लिख सकते हैं। अब इधर आप देख रहे हैं प्लस के इधर ए है और ए के बाद में उ आता है, तो आपने गुण संधि का नियम पढ़ा है कि ए और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। तो ओ का निर्माण होने पर यहाँ पर ज्ञानोदय शब्द का निर्माण हो जाएगा, ज्ञानोदय शब्द का निर्माण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो नियमों की सहायता से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। ऐसे प्रेक्षण का सही संधि विच्छेद होगा। तो अब आप ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करेंगे। ऑप्शन में आपने क्या देखा है कि इधर प्र है, तो आप देख रहे हैं कि प्र के अंदर इधर ए है, क्योंकि हर एक व्यंजन स्वर से बना होता है, वो इधर ई है। तो ए के बाद में अगर ई आता है तो एक का निर्माण करता है, और ये एक की मात्रा प्र हलंत में जुड़ेगी, तो ये प्रेक्षण शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हो गया। कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। उपेक्षा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अब आपने नियम की सहायता से देख लिया, तो आपने देखा ए के बाद में ई आता है, तो एक का निर्माण होता है और उपेक्षा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ई इधर भी है और ई इधर भी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इक्षा का सही रूप क्या है। इक्षा लिखने में इसको इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द की संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि इक्षक हो गया, इक्षण हो गया, ईश हो गया, इक्षा हो गया, इत, इंद्र, इप्सा, उर्मी, ऐषण, ऐषणा, एक ये कुछ शब्द मैंने छांटे हैं। तो ऐसे शब्द जो सामान्य तौर पर काम में नहीं आते, संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होते हैं, इनका हमें शुद्ध रूप नहीं पता। तो कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, ये इस तरह से इनका शुद्ध रूप पूछ लेते हैं। अब शुद्ध रूप का जब आपको पता नहीं होगा, तब आप ये क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि इक्षा में ई बड़ी लिखी जाती है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑप्शन गलत हो गया और आपके थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ऐसे ही अंकेक्षण में आप देखेंगे कि क के बाद में ई आ रही है, क के अंदर आप देखेंगे क हलंत और ए है, तो ए के बाद में ई आ रही है, तो एक का निर्माण होगा और इस नियम की सहायता से आप अंकेक्षण शब्द का निर्माण कर लेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्षण को ऐसे नहीं लिखा जाता, इक्षण में ई बड़ी आती है, तब आप ये क्वेश्चन सही कर पाओ। तो इक्षण शब्द को कैसे लिखते हैं, अगर आपको ये पता चल गया, तो अगर सर्वेक्षण शब्द आया तो वह क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। उपेक्षा में आपने देखा इच्छा को कैसे लिखा जाता है, तो इच्छा से अपेक्षा भी बनता है, तो अपेक्षा शब्द का संधि विच्छेद पूछा तो वह भी आप सही कर पाओगे। ऐसे ही इक्षक में अगर आपको इक्षक का सही रूप पता है, तो अधीक्षक भी सही कर दोगे, परीक्षक भी सही कर दोगे, इन अन्वीक्षक भी सही कर दोगे। तो ये कॉमन शब्द है, इनको आपको याद करना है। इनसे कई शब्दों का निर्माण होता है, तो इनका शुद्ध रूप भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज हमने गुण संधि को शब्द निर्माण विधि से समझा। ऐसे ही आगे हम दूसरी संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।